हमें पूछ सकता है वह क्वेश्चन हमें पूछ सकता है हाउ डज longitudinal strain relate to the lateral strain। आगे मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं कि when Poisson ratio comes, पॉइजन रेशियो कब आता है। ये दो क्वेश्चंस है, या इसको और इस तरह से पूछा जा सकता है व्हाट इज definition of Poisson's ratio। डेफिनेशन क्या है पॉइजन रेशियो का, पॉइजन रेशियो किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं, आंसर इसका कैसे हम लिखेंगे। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बोला था आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये आपको दिया हुआ है, कोई रॉड है, मान के चलते हैं कि इसका इनिशियल डायमीटर कुछ होगा, वह डायमीटर डी नॉट है, और इनिशियल लेंथ, इसका इनिशियल लेंथ हम मान लेते हैं एल नॉट है, एल नॉट है। अब इस रॉड पे एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से इसमें इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होता है। देखिए ये इलोंगेट हो गया, यहाँ तक चला आया, ये इसमें इलोंगेशन हो गया डेल्टा एल, यानी यहाँ से इस लेंथ को मैं बोल दूँ अगर फाइनल एफ, तो डेल्टा एल इक्वल टू आपको हो जाएगा एल एफ माइनस एल नॉट। उसी तरह से इसके डायमीटर में चेंजिंग आया है, और ये हमेशा ही साथ होता आएगा, ये फिनोमेना हमेशा साथ होता आएगा। यहीं पे हमें समझना है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें स्ट्रेस क्या होगा और स्ट्रेन क्या होगा, ये सब हमें पता है कि क्या होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर वन डायमेंशनल रहा तो केवल एक डायरेक्शन में चेंज होगा, इसके लेंथ में चेंज कंसीडर करेंगे या इसके डायमीटर में चेंज कंसीडर करेंगे, कब, जब वन डायमेंशनल रहेगा। लेकिन रियल में, इन रियल ऐसा नहीं होता है, केवल वन डायमेंशन कंसीडर नहीं होता है। वास्तविक केस में ये होता है कि जब भी यह इलोंगेट होगा इसके डायमीटर में भी चेंजिंग आएगा ही, यानी यह जो है यह टू डायमेंशनल फिनोमिना है। एक डायरेक्शन में हम चेंज करेंगे तो दूसरे डायरेक्शन में ऑटोमेटिक चेंज आएगा। अगर मैं इसको इलोंगेट करूंगा तो इसका डायमीटर कम होगा, और इसको मैं अगर कंप्रेस करूंगा, कंप्रेसिव फोर्स लगा करके अगर कंप्रेस किया तो इसके लेंथ में कमी होगा लेकिन इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ ध्यान से समझना है, यहीं पे अगर हम समझ जाते हैं पॉइजन रेशियो क्यों आया है, हमें पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉइजन रेशियो क्यों आया है, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसमें अगर हम बात करें आपको कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जो फोर्स के डायरेक्शन में, लोड के डायरेक्शन में चेंज इन देता है, डायमेंशन में चेंज लोड के डायरेक्शन में होता है, यानी लेंथ में चेंज होगा।
लोड के डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन निकालेंगे तो डेल्टा एल बाय एल होगा, एल नॉट होगा। अगर हम लेटरल निकालें स्ट्रेन तो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, डेल्टा डी मीन्स दैट डेल्टा डी जो हुआ है, डेल्टा डी कितना हुआ होगा, डी एफ माइनस डी नॉट, जो कि निगेटिव आया होगा। देखिए अगर लंबाई बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट बात है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो इसके डायमीटर में कमी आएगा, इसीलिए ये डेल्टा एल का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो लेटरल स्ट्रेन जो होगा, ये सब मैं लेक्चर में बोल चुका हूँ पीछे, कृपया जो लोग लेक्चर पिछला नहीं देखे हैं वो आ जा करके देख लें। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाय डी नॉट, ये आपको हो गया लेटरल स्ट्रेन। अब क्वेश्चन मेरा यही है कि हाउ डज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रिलेट्स टू द लेटरल स्ट्रेन। इस दोनों को, ये दोनों तो एक ही साथ होता है किसी मटेरियल पे, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट होगा, इसको कौन होगा, इसके बीच रिलेशन लाने वाला कौन होगा, तो यही पॉइजन रेशियो रिलेशन देगा, इस दोनों के बीच का रिलेशन ये पॉइजन रेशियो देगा। तो कैसे रिलेशन है, अब यहाँ से इसका आंसर हो गया कि हाउ डज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रिलेटेड टू द लेटरल स्ट्रेन, तो क्या लिखेंगे, देखिए पॉइजन रेशियो से आएगा, फिर हम डिफाइन करेंगे उसे क्या होता है, लिखेंगे द relationship between longitudinal strain and lateral strain comes with the help of पॉइजन रेशियो। देखिए पॉइजन रेशियो से हम इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन कम्स विद द हेल्प ऑफ पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो से आएगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस दोनों में रिलेशन लाएंगे। अब बात आती है कि पॉइजन रेशियो तो होता क्या है, पॉइजन रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए कि पॉइजन रेशियो आएगा कब, कब हमें पॉइजन रेशियो लाना पड़ेगा, क्या वह हमेशा आएगा, पॉइजन रेशियो हमेशा नहीं आएगा। जब वन डायमेंशनिंग चेंज हो रहा हो, अगर केवल एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, अगर हम ये कंसीडर करें कि बॉडी में केवल किसी एक डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा हो अगर, तो उस केस में पॉइजन रेशियो नहीं आता है, क्योंकि उस केस में हमें केवल एक स्ट्रेन मिलता है। तो एक स्ट्रेन अगर केवल दे रहा है तो उस समय हमें जरूरत नहीं होती है, जरूरत कब पड़ती है हमें, जब टू डायमेंशनल चेंजिंग हो रहा हो बॉडी में। अगर बॉडी में टू डायमेंशनल चेंजिंग, इसका मतलब हो गया कि अगर लेंथ में चेंजिंग हो रहा हो, साथ में अगर किसी बॉडी के डायमीटर में चेंज हो रहा हो या उसके विड्थ में भी चेंज हो रहा हो, तो हम कंसीडर करते हैं पॉइजन रेशियो को। तो कब ये आएगा, तो लिखेंगे द पॉइजन रेशियो comes when two dimensional
चेंज इन द मटेरियल, किसी मटेरियल में अगर टू डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा तभी पॉइजन रेशियो आएगा। अब बात आती है इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। डिफिनेशन ऑफ पॉइजन रेशियो, कैसे इसे हम डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain. It is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसे हम डिफाइन करेंगे कि ये जो रेशियो होता है किसका, ये रेशियो पॉइजन रेशियो एक रेशियो है जो कि कांस्टेंट वैल्यू देता है। किसका रेशियो होता है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल का। क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, विच इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। एक दिए गए मटेरियल्स के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट होता है। और पॉइजन रेशियो क्या है? तो यह लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात है, रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू, और न्यू से भी कहीं कहीं इसे डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा म्यू और न्यू मिलेगा, जिसे हम पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, पॉइजन रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो को अगर हम म्यू से डिनोट करें तो म्यू इक्वल टू, पीछे देखिए लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू लिखे हैं डेल्टा डी बाय डी नॉट, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू लिखे हैं डेल्टा एल बाय एल नॉट। तो यही हमारा पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट देखिए, डेल्टा एल बाय स्ट्रेन, ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, और स्ट्रेन का हम जानते हैं कि कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये भी क्वांटिटी जो पॉइजन रेशियो है, ये एक रेशियो है, इसीलिए यह क्या होगा, यूनिट इसका यूनिट लेस होगा। यूनिट क्या होगा? यूनिट लेस होगा, या यूनिट होगा ही नहीं। अब एक और बात ध्यान में देना है, ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी डेल्टा एल बाय एल नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो यह निगेटिव होगा, या अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर निगेटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव रहा तो नीचे निगेटिव आएगा। कहने का मतलब हो गया कि ये जो चेंजिंग है, ये चेंजिंग हमेशा आपको एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देता है। ये चेंजिंग हमेशा क्या होता है, ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, लेटरल स्ट्रेन एंड longitudinal strain are mutually परपेंडिकुलर। क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो
इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब आगे हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। चलिए अब देखते हैं हुक्स लॉ। अभी अभी जस्ट हम ये पढ़े कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक दूसरे से कैसे रिलेट होता है, क्योंकि दोनों बॉडी पे एक ही साथ लग रहा होता था। अब उसी तरह से हम अब ये देखेंगे कि अगर बॉडी पे किसी मटेरियल पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक साथ डेवलप्ड होता है, ये हम जानते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन भी डेवलप्ड होगा, ये एक साथ होता है फिनोमेना। तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट है, स्ट्रेस स्ट्रेन से कैसे रिलेशन में है, वही हमें बताएगा हुक्स लॉ। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ से क्या पता चला है, हमें ये पता चला है कि ये जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ हमें रिलेशन बताएगा, हुक्स लॉ हमें रिलेशन बताएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। लिखेंगे हुक्स लॉ tells about relationship between stress and strain। हमें पता चल गया कि स्ट्रेस जो है कैसे स्ट्रेन से रिलेट होगा, ये कौन बताएगा, हुक्स लॉ बताएगा। तो पहले देख बॉडी पे हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से लग रहा है। चलिए इसी बॉडी पे हम देख लेते हैं। इनिशियल लेंथ मान लेते हैं L0 है, इनिशियल डायमीटर इसका मान लेते हैं D0 है। अब इसमें हमने फोर्स लगाया, लोड लगाया, इसमें जैसे लोड लगाएंगे तो ये बॉडी जो है इलोंगेट हो गया। देखिए ये हो गया बॉडी, इसका मतलब हो गया कि ये चेंज इन लेंथ है, डेल्टा एल है, जो कितना होगा LF माइनस L0 के बराबर होगा। अब इसके डायमीटर में भी चेंज आया है, कितना, तो DF हुआ होगा। यानी यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आया है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ये मान लेते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू F बाय A होगा और स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L बाय L0 होगा। हम अभी स्ट्रेन केवल एक डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम हुक्स लॉ केवल सिंगल डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, जिसमें डायमीटर का चेंजिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना है कि डायमीटर का जो चेंजिंग तो हो ही रहा होगा, लेकिन अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि केवल लेंथ में चेंजिंग हो रहा है, और ये अभी हम वन डायमेंशनल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी अगर हमने वन डायमेंशनल कंसीडर ही किया है, तो अब हमें ये जानना है कि ये वन डायमेंशनल में स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे रिलेट होगा, हाउ इट रिलेट्स टुगेदर, एक दूसरे से कैसे रिलेशन में आएगा, यही बताता है हुक्स लॉ। तो अब आइए हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ का डिफिनेशन क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे हुक्स लॉ को। डिफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ का डिफिनेशन कैसे होगा। तो हुक्स लॉ के डिफिनेशन में देखिए क्या हो जाएगा कि कहता है हुक्स लॉ कि ये जो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। क्या बोलता है
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, या हम इसे मोर एक्यूरेसी के साथ बोलें तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। कि प्रोपोर्शनल लिमिट के विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट जो होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो मटेरियल का होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसे इसके बारे में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? हुक्स लॉ states that stress is directly proportional to the strain within the proportional limit। अगर कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट ना हो लिखा हुआ तो कहीं लिखा हुआ होगा इलास्टिक लिमिट, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा एक्यूरेट है हुक्स लॉ के लिए। एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट बहुत पास होता है, इसीलिए आपको बुक वगैरह में लिखा हुआ मिल जाएगा कि विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन जो एक्यूरेट है वह है प्रोपोर्शनल लिमिट। विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है यह हुक्स लॉ अप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये लीनियर चेंज, इसके प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियर चेंज होता है और इस इलास्टिक लिमिट में कुछ जा कर के लीनियर चेंज नहीं होता है, जिसके कारण से हम कभी कभी हुक्स लॉ नहीं लगा सकते हैं इलास्टिक लिमिट में। तो कहाँ तक लगाएंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। लेकिन आपके हो सकता है कि आपके ऑप्शन में इलास्टिक लिमिट हो और प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं हो, तो इलास्टिक लिमिट हमें आंसर दे करके चले आना है। तो यहाँ से डिफिनेशन से क्या पता चला कि जो हुक्स लॉ होगा वह हुक्स लॉ क्या है? वह स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में रिलेशन बताता है और बताता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। इसका मतलब हुआ कि ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि एक कांस्टेंट आएगा इनटू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन होगा। अगर हम अभी लिखें इसको सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट का वैल्यू ई होगा इनटू हो जाएगा एप्सिलॉन। देखिए यही एप्सिलॉन इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन हो गया। ये जो ई लिखे हैं ये है आपको इलास्टिक कांस्टेंट, ये है इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट जो बॉडी में होते हैं वह देखिए इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात अभी आने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि इलास्टिक कांस्टेंट जो है वह स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट कई तरह का होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन के लिए इलास्टिक कांस्टेंट अलग अलग होगा। तो ये इलास्टिक कांस्टेंट जो है ये कितने तरह का होता है? ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बारे में अभी हम
देखेंगे। और हम अगर इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ई की बात करें, तो देखिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि जो इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो यूनिट होता ही नहीं है। तो यूनिट ऑफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं पास्कल। और यह एक पास्कल छोटा यूनिट होता है, इसीलिए प्रैक्टिकली जो यूज होता है वह गीगा पास्कल और मेगा पास्कल यूज होता है। गीगा पास्कल और मेगा पास्कल ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है ये कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट हुआ क्या, या स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हो गया। इलास्टिक कांस्टेंट का टाइप पढ़ेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने तरह का हो जाएगा, 3 तरह का होता है। ये 3 टाइप्स लिख चुके हैं। तो आप कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। और ये कितने तरह का होगा, वह 3 तरह का होगा। पहला टाइप है आपको यंग्स मॉडुलस, पहले टाइप को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको कहते हैं शेयर मॉडुलस। और तीसरे तरह के टाइप्स हैं बल्क मॉडुलस। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस, यही समझा रहा हूँ, ध्यान देना है। यंग्स मॉडुलस जो होगा वह तब होगा जब नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस तब होगा जब शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो आएगा। और बल्क मॉडुलस तब आएगा जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन कंसीडर होगा। तो इसे हम जो है डिनोट करते हैं, ये जो यंग्स मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसे ई से डिनोट करते हैं। और ये जो शेयर मॉडुलस है इसको हम जी से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं। और ये सारा ही स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा। तो अब हम समझेंगे कि यंग्स मॉडुलस किसे कहेंगे। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हम स्ट्रेस को चेंज करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट चेंज होता जाएगा। सबसे पहला इलास्टिक कांस्टेंट था आपको यंग्स मॉडुलस, और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिनोट किया जाता है ई से। क्या होगा ये, इट इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा आपको नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन, मीन्स ई इक्वल टू हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
और यूनिट वही रह जाएगा, यूनिट तीनों के लिए सेम ही रहेगा। तो E इक्वल टू हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। दूसरा है आपको शेयर मॉडुलस, या इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको कहते हैं शेयर मॉडुलस। किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा? शेयर मॉडुलस है तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह अब हम क्या लिखेंगे? शेयर स्ट्रेस लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, ध्यान देंगे थोड़ा सा और तीनों डिफिनेशन आप लिख लेंगे। इट इज रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। It is ratio of shear stress and shear stress और shear strain का रेशियो होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू हो जाएगा शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। कैसे डिनोट होगा? इसे हम G से डिनोट करेंगे। G इक्वल टू दे शेयर स्ट्रेस को हम करते थे टाउ से और शेयर स्ट्रेन को करते थे गामा से, तो टाउ बाय गामा होगा। यूनिट वही गीगा पास्कल और मेगा पास्कल होगा। अगला थर्ड नंबर था आपको बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? इसे हम डिनोट करते हैं K से। तो बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है इट इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि हो गया बल्क मॉडुलस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सब जितना भी डिफिनेशन आज आया है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल हुक्स लॉ पे ही आएगा। हुक्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले इस सारे कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी है कि नॉर्मल स्ट्रेन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा V बाय V होता है। ये आपको हो गया बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से आप इसको और लिख सकते हैं K इक्वल टू सिग्मा इंटू V बाय डेल्टा V, ये भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस आप देख चुके। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि बल्क मॉडुलस के शेयर मॉडुलस G और फिर यंग्स मॉडुलस E में क्या रिलेशन होता है, कैसे उसे आप एक दूसरे से रिलेट करोगे, और पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन होगा। 4 फंडामेंटल चीज आज हम लोगों ने सीखा। क्या पॉइजन रेशियो म्यू किसे कहते हैं, फिर हमने सीखा कि यंग्स मॉडुलस E क्या होगा, फिर हमने सीखा शेयर मॉडुलस G, और अंत में देखा बल्क मॉडुलस K क्या होता है। और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट होगा और हम इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।